कब्रिस्तान की खामोश जमीन पर दो नन्ही बच्चियां बैठी थीं, फातिमा और अस्मा। उम्र मुश्किल से 5 साल हो। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मां की कब्र के सिरहाने बैठकर वे बार बार एक ही बात दोहरा रही थीं। अम्मा, वापस आ जाओ, हमें भूख लगी है। चाची हमें मारती है, हमें बहुत डर लगता है। सर्द हवा में उनके लरजते होंठ और कांपते हाथ देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन कब्र के उस पार सन्नाटा था, न कोई जवाब, न कोई आवाज। बस दो मासूम रूहें जो अपनी मां के साए के बिना इस बेरहम दुनिया में भटक रही थीं। दिन का वक्त था, सूरज पूरी तपिश से चमक रहा था। गांव के किनारे बने पुराने कुएं पर वही दोनों बच्चियां बाल्टी भर भर कर पानी खींच रही थीं। छोटे छोटे हाथों में रस्सी की मोटी लकीरें पड़ चुकी थीं। कपड़े मैले थे, चेहरे धूल से भरे थे, मगर दोनों के होंठ खामोश थे, जैसे हर दर्द अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। जैसे ही दोनों ने पानी की बाल्टी भैंसों के आगे रखी और घर के आंगन में कदम रखा, अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। कहां रह गई थीं तुम दोनों? वो उनकी चाची थी, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में नफरत। अंदर आने की इजाजत किसने दी? जाओ, पहले कपड़े धो लो। फातिमा कांपते हुए बोली। चाची, काम तो कर लिया, बस भूख लगी है। भूख लगती है तो लगती रहे, पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। और फिर वही हुआ जो रोज होता था। दोनों बच्चियां भूखे पेट, थकी हुई हालत में झुके सिर से कपड़े धोने लगीं। सूरज ढल गया, मगर उनके चेहरे की थकान खत्म न हुई। 1 महीना पहले ही उनकी मां का इंतकाल हुआ था। मां के जाने के बाद उनकी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी। चाची ने उन्हें अपने घर तो रख लिया था, मगर जैसे किसी बोझ को रख लिया हो। प्यार तो दूर, हर दिन ताने, मार और जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुका था। एक दिन कुएं पर पानी भरते हुए अस्मा ने कहा, फातिमा, अम्मा बहुत याद आ रही हैं और बहुत भूख लगी है। चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। फातिमा ने डरते हुए कहा, अगर लेट हो गए तो चाची मारेंगी। मगर अस्मा की आंखों में ऐसा दर्द था कि फातिमा मना न कर सकी। दोनों बाल्टियां छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें मिट्टी पर 2 सूखी रोटियां मिली। दोनों ने झुककर उठाई। उनके लिए वही 2 रोटियां किसी दावत से कम नहीं थीं, क्योंकि उन्होंने भूख को बरसों से अपना साथी बना लिया था। कब्र के पास पहुंचकर अस्मा जमीन पर बैठ गई। मिट्टी को सहलाते हुए बोली, अम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। देखो ना, चाची हमें बहुत मारती है, आप वापस आ जाओ। फातिमा के आंसू बहे जा रहे थे। दोनों बच्चियां वहीं बैठी बैठी रो पड़ी। कब्रिस्तान की खामोशी में उनकी सिसकियां गूंज रही थीं, जैसे पूरा आसमान उस दर्द को सुन रहा हो, मगर जवाब कोई न था। फिर दोनों ने वहीं सूखी रोटियां खाईं, पानी पिया और घर की तरफ लौट पड़ी। घर पहुंची तो चाची दरवाजे पर खड़ी थी। अब आई, कहां मर गई थीं तुम दोनों? फातिमा बोली। चाची, कुएं पर गांव की औरतें थीं, इसलिए देर हो गई। चाची ने मुंह फेर कर कहा, जाओ, खाना रसोई में है। वो बचा खुचा टुकड़ा था, मगर फातिमा और अस्मा के लिए वही भी किसी नेमत से कम नहीं था। उन्होंने सब्र और शुक्र के साथ खा लिया। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी। अस्मा खांसी से तड़प रही थी, बुखार से उसका जिस्म तप रहा था। फातिमा उसके सिरहाने बैठी थी, आंसू पोंछती, दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बहन को ठीक कर दे। सुबह जब सूरज उगा तो फातिमा भागती हुई चाची के पास गई। चाची, अस्मा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास चलिए। चाची ने गुस्से में कहा, डॉक्टर? पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ नहीं होता तुम्हारी जैसी मनहूसों को। फातिमा का दिल टूट गया। वो वापस कमरे में गई। अस्मा बेहोश पड़ी थी। उसने हिलाया, पुकारा, रोई, अस्मा, उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर अस्मा अब कभी नहीं उठी। वो हमेशा के लिए इस बेरहम दुनिया से चली गई। फातिमा की चीखों से घर गूंज उठा। चाची ने एक पल को भी अफसोस न जताया, बस ठंडी आवाज में बोली, रोने से कोई वापस नहीं आता, काम करो। और उसी पल फातिमा की बचपन की मुस्कुराहट हमेशा के लिए दफन हो गई। अस्मा की मौत के बाद फातिमा की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। अब उसके घर में कोई साथी नहीं था, कोई खेलने वाला नहीं, कोई हंसाने वाला नहीं। वो जब भी रात को सोती, उसे अस्मा की आवाज सुनाई देती, दीदी, मुझे ठंड लग रही है। और
वो नींद से जाग जाती, मगर पास कोई नहीं होता। दिन गुजरते गए, मौसम बदले, साल बदले, मगर फातिमा की तकदीर नहीं बदली। अब वो बड़ी हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। चेहरे पर वही मासूमियत, आंखों में वही गहराई और सादगी में ऐसा हुस्न कि देखने वाला ठहर जाए। मगर उसकी चाची और उसकी बेटी नज़्मा फातिमा की इस खूबसूरती से जलती थी। नज़्मा के नक्श औसत थे, जबकि फातिमा का हर अंदाज दिलकश था। गांव की औरतें जब भी घर आती तो कहती, भाई वाह, तुम्हारी भतीजी तो परी जैसी है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। बस यही बातें चाची के दिल में तीर की तरह चुभ जाती। वो अब पहले से भी ज्यादा जालिम हो गई थी। फातिमा को बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। हर वक्त कहती, तू घर में ही रहे, नहीं तो लोगों की नजर लग जाएगी। मगर असल में वो चाहती थी कि फातिमा किसी की नजर में ही ना आए। एक रोज दोपहर के वक्त गांव के एक नामी घराने से रिश्ता आया। रिश्ता नज़्मा के लिए था। मेहमान आए, चाची ने घर चमकाया, नज़्मा को सजा धजा कर बैठाया। फातिमा को साफ हिदायत दी गई, कमरे से बाहर नहीं निकलना, मेहमानों के सामने तेरी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए। फातिमा ने खामोशी से सर झुका लिया। उसे अब ऐसे हुक्म सुनने की आदत हो गई थी। मेहमानों के आने के बाद नज़्मा रसोई में गई चाय बनाने, लेकिन गलती से गर्म चाय का प्याला उसके हाथ से गिर गया। चाय जमीन पर फैल गई और नज़्मा चीख उठी, फातिमा, ये गंदगी साफ करो, मेरा हाथ जल गया। फातिमा दौड़ती हुई आई। उसने झुककर जमीन से प्याले और बिखरी चाय साफ करनी शुरू की। उसी वक्त मेहमानों की नजर फातिमा पर पड़ी। उसके सादे कपड़े, माथे से ढका दुपट्टा और आंखों में ऐसी चमक कि सब कुछ थम गया। मेहमानों में से लड़के की मां ने धीरे से पूछा, ये लड़की कौन है? चाची ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अरे ये तो हमारी नौकरानी है, घर का काम करती है। मेहमानों ने चुपचाप सिर हिला दिया और कुछ देर बाद उठकर चले गए। लेकिन उस वक्त चाची के दिल में गुस्से का तूफान उठ चुका था। वो कमरे में आई और बिना कुछ बोले फातिमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत जाना, फिर क्यों गई तू? फातिमा के होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से बोली, चाची, आपने ही तो बुलाया था। नज़्मा के हाथ पर चाय गिर गई थी। झूठ बोलती है तू, सब मुझे बदनाम करने के लिए करती है। उस दिन फातिमा का दिल फिर एक बार टूट गया। वो कमरे में बंद हो गई, तकिए में मुंह छिपाकर देर तक रोती रही। गांव भर में अब हर कोई फातिमा के हुस्न और सादगी की मिसालें देने लगा था, और यह बात चाची के दिल में नफरत की आग बनकर जल रही थी। रोज का ताना, रोज की सजा, यही फातिमा की तकदीर बन गई थी। एक रात जब सब सो गए, चाची अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। नज़्मा उसके पास आई और बोली, अम्मा, जब तक फातिमा जिंदा है लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे। चाची ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटी, अब वक्त आ गया है कि उस मनहूस से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। चाची ने आवाज दी, फातिमा, जाओ कुएं से पानी भर लाओ। फातिमा ने हमेशा की तरह सिर झुकाया और घड़ा उठाकर चल पड़ी। कुएं तक पहुंची। आसमान में हल्की धूप थी। पानी खींचा, घड़ा भरा और जैसे ही पीछे मुड़ी, अचानक किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रूमाल रख दिया। फातिमा चीख भी न सकी, बस लम्हे भर में बेहोश हो गई। वो किसी के कंधे पर उठाई जा रही थी। आसमान घूम रहा था, जमीन डोल रही थी और सब कुछ अंधेरा हो गया। उधर चाची के कमरे में फोन की घंटी बजी। उसने उठाया, काम हो गया है। चाची के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अच्छा, अब हमेशा के लिए चैन मिलेगा। फातिमा को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं, दरवाजे पर ताला लगा था और पास ही एक कुर्सी पर वो बंधी हुई बैठी थी। उसके सिर में दर्द की तेज लहर दौड़ी। धीरे धीरे उसने याद किया, कुएं पर कोई आया था, उसके मुंह पर रूमाल रखा गया था और फिर सब अंधेरा। उसने कांपते हाथों से रस्सी खोलने की कोशिश की। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद आखिर रस्सियां खुल गईं। वो फौरन उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। शायद जिसने उसे यहां लाया था जल्दबाजी में पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। बाहर घना जंगल था।
पेड़ों से छनती धूप जमीन पर टुकड़ों में गिर रही थी। फातिमा का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि जरा सी आवाज उसकी मौत बन सकती है। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। एक आदमी हाथ में खाने का थैला लिए अंदर आता दिखा। जैसे ही उसने फातिमा को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे तू उठ गई, भाग मत वरना बुरा होगा। मगर फातिमा अब डरी हुई नहीं थी। वो भाग पड़ी। कांटों से उसके पांव छलनी हो रहे थे, कपड़े फट रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। उसके दिल में बस एक आवाज थी, अम्मा मुझे बचा लो। कुछ देर बाद वो जंगल के अंदर ठोकर खाकर गिरी और तभी किसी से जोर से टकराई। वो एक नौजवान था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर हैरत और दया का मिलाजुला भाव। फातिमा के होंठ सूख चुके थे। उसने बमुश्किल कहा, बचाइए, वो लोग मुझे मार देंगे। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जब दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। कमरे में वही नौजवान था जो जंगल में मिला था। वो कुर्सी पर बैठा शफकत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। घबराइए नहीं, अब आप महफूज हैं। फातिमा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम शहरोज है। मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जब आपने मुझसे टकराई। वो आदमी जो आपका पीछा कर रहा था, मैं उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। जाते जाते बस इतना कहा कि ये सब तुम्हारी चाची के कहने पर कर रहा है। फातिमा की आंखें नम हो गईं। दिल में एक सर्द सन्नाटा उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी चाची, वो तो मेरी अपने जैसी थी, उसने ही। और फिर सिर झुका लिया। शहरोज ने कहा, आपका घर कहां है? मैं छोड़ दूं? फातिमा ने लंबी सांस ली। अब मेरा कोई घर नहीं। मेरी मां, मेरी बहन सब जा चुकी और अब चाची भी नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं। शहरोज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां कई नौकरानियां हैं, आप वहीं रहिए, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। फातिमा ने झिझकते हुए हामी भर दी। वो अब थक चुकी थी, नफरत, तानों और जुल्म से थक चुकी थी। शहरोज का घर शहर में था, बड़ी हवेली, खुला आंगन, नीले रंग के झरोखे। वहां फातिमा ने पहली बार सुकून की सांस ली। वो घर के काम करने लगी, मगर उसकी आंखों में अब भी दर्द और खामोशी बस गई थी। उसकी सादगी और खुलूस से हवेली के सब लोग उससे मोहब्बत करने लगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। फातिमा अब पहले जैसी ना रही। वो बोलने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी, और इसी खामोश मुस्कान में कहीं न कहीं शहरोज का दिल भी खो गया। वो अब हर वक्त फातिमा की तरफ खींचने लगा था। उसकी आंखों में अब मोहब्बत का रंग था, मगर वो जानता था कि फातिमा बहुत कुछ झेल चुकी है, इसलिए उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। एक शाम बारिश के बाद हवेली की छत पर फातिमा खड़ी थी। उसके बालों से बारिश की बूंदें गिर रही थीं। शहरोज पास आया और धीमे लहजे में बोला, फातिमा, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? फातिमा कुछ पल चुप रही, आंसू भरी आंखों से बोली, आप मुझे जान भी नहीं पाए। शहरोज ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं, तुम वो लड़की हो जिसने जुल्म के नीचे भी सब्र नहीं छोड़ा, और वही सब्र मेरे लिए मोहब्बत से कम नहीं। फातिमा की आंखों में बरसों का दर्द उमड़ आया, और उस रात पहली बार उसने किसी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं तैयार हूं। यूं हवेली में निकाह हुआ, सादगी, इज्जत और मोहब्बत से भरा हुआ। फातिमा की जिंदगी में पहली बार खुशियां आई थीं। अब वो हवेली की मलिका थी और शहरोज उसका आसमान। उधर गांव में चाची और नजमा को फातिमा के गायब होने की खबर फैलानी थी। लोगों ने पूछा, फातिमा कहां गई? चाची ने झूठ बोल दिया, वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है, हमें भी बदनाम कर दिया। गांव वालों ने अफवाहें उड़ा दी। फातिमा का नाम बदनाम हुआ, मगर शहरोज की बाहों में उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। फातिमा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। शहरोज ने उसका दर्द अपने प्यार से भर दिया था। हवेली में अब उसकी हंसी गूंजती थी, मगर जब भी वो रात के सन्नाटे में अकेली होती, वो अपनी अम्मा की कब्र, अपनी बहन अस्मा और उस टूटी हुई हवेली को याद करती जहां से उसकी तकदीर ने करवट ली थी। एक दिन हवेली में डाकिया एक खत लेकर आया। फातिमा ने लिफाफा खोला। उसमें गांव के एक पड़ोसी का लिखा हुआ खत था। खत में लिखा था, फातिमा,
तुम्हारी चाची अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी हैं। वो हर रोज तुम्हारा नाम लेती हैं, रोती हैं और कहती हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर हो सके तो एक बार गांव आ जाओ, शायद वो तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। फातिमा का दिल कांप गया। सालों पुराना जख्म जैसे फिर ताजा हो गया। शहरोज ने कहा, अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यूं फातिमा कई साल बाद अपने गांव लौटी। वो वही रास्ते थे, वही कुआं, वही मस्जिद, वही हवेली की दीवारें। बस अब सब कुछ सूना लग रहा था। गांव वाले जब उसे देखने निकले तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही फातिमा है जिसे सबने भागी हुई लड़की कहा था। वो अब इज्जत और शौकत की मिसाल बन चुकी थी। हवेली के अंदर गई तो देखा चाची चारपाई पर लेटी थीं, कमजोर सफेद बाल, आंखों में पछतावा। नज़मा पास बैठी थी, वो भी अब उम्र दराज हो चुकी थी। जैसे ही फातिमा अंदर आई, चाची की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोली, फातिमा, तू सच में आ गई। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया बेटा। मैंने तेरी मां का घर छीना, तुझे जलील किया, तेरी बहन को रुलाया। बस एक बार माफ कर दे मुझे, ताकि मरते वक्त चैन मिल जाए। फातिमा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। सालों का दर्द अब सब्र में बदल चुका था। वो पास गई, चाची के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, अल्लाह ने मुझे हर उस चीज से नवाजा जो मैंने मांगी थी। आपके गुनाह का हिसाब मैं नहीं दूंगी, वो ऊपर वाला देगा। मैंने आपको माफ किया ताकि मेरी अम्मा की रूह को सुकून मिले। इतना कहकर उसने चाची के सिर पर हाथ रखा। चाची की आंखों से आंसू बह निकले और वो सिसकते हुए बोली, अब मुझे मरने का डर नहीं। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। कुछ दिनों बाद चाची का इंतकाल हो गया। फातिमा ने उनकी जनाजे की नमाज खुद अदा करवाई। लोग हैरान थे कि जिस औरत ने उसे रुलाया वो उसकी लाश को खुद कांधे पर ले जा रही है। उस शाम फातिमा अपनी अम्मा की कब्र पर गई। शहरोज उसके साथ था। हवा में सन्नाटा था, आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे। वो घुटनों के बल बैठी, कब्र के सिरहाने हाथ रखे बोली, अम्मा, अब सब ठीक है। आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। जुल्म का जवाब मैंने बदला लेकर नहीं, माफी देकर दिया है। अब मैं फातिमा नहीं, आपकी सब्र की निशानी हूं। हवा में जैसे कोई हल्की सरसराहट हुई। एक पत्ता कब्र पर गिरा और फातिमा की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। शहरोज ने उसका हाथ थाम लिया। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था।